हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लुकीज पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब कि पूर्व की ओर देखो नीति और पूर्व की ओर कार्य करो यानी एक्ट करो, एक्शन करो नीति में क्या अंतर है। तो ये दोनों नीति हमारे विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ मानी जाती है, जिससे हम क्या करते हैं कि भारत के पूर्व में जितनी भी कंट्रीज आपकी स्थित है, चाहे वो आपकी आसियान कंट्रीज हो, चाहे वो जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, दक्षिण चीन सागर में जितने भी देश स्थित है, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, व्यापार करते हैं, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो और अधिक ग्रो कर सके, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो और अधिक आपकी बढ़ सके। इसके अलावा हम उनके साथ अपने जो सांस्कृतिक संबंध है, जो कल्चर रिलेशन है, उनको भी मजबूत करते हैं इन देशों के साथ। तो इसको कहा जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अलावा इस पॉलिसी को आपका इंडो पैसिफिक में भारत के रणनीतिक प्रभाव का विकास करने वाली पॉलिसी भी आपका कहा जाता है। तो इंडो पैसिफिक में आपको पता होगा कि इंडिया की जो लोकेशन है काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये इंडो पैसिफिक एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम आपका भारत के नाम पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भारत की एक इम्पोर्टेंट पोजीशन आपकी मानी जाती है स्ट्रैटेजिकली रूप से। तो यहाँ पे हम इंडिया के रणनीतिक प्रभाव का विकास करने वाली नीति भी इसको कहते हैं। तो जानते हैं विस्तार से इन दोनों के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैप के थ्रू दिख रहा होगा कि ये है हमारी प्यारी कंट्रीज। तो जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो उत्तर के देश आते हैं, इसके अलावा दक्षिण साउथ में स्थित कंट्रीज, और वेस्ट की बात करते हैं तो यूरोप की जो कंट्रीज है आपकी, इसके अलावा आपका अमेरिका है, इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट एशिया जिसको आप मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। तो ये इनकी पोजीशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और जब हम ईस्ट की बात करते हैं इंडिया के पूर्व में स्थित देश, तो बहुत सारे पड़ोसी देश भी आपके इसमें आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आसियान कंट्रीज है जिसमें कि 11 देश आपके हो गए हैं, और दक्षिण चीन सागर जो कि एक इम्पोर्टेंट आपका सी है। इसके अलावा आपको पता होगा कि मलक्का जो जलडमरू है वो आपका काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत सारा व्यापार आपका होता है। इसके अलावा आपका जो जापान है, दक्षिण कोरिया है, इन देशों के साथ हमारे जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए इस पॉलिसी को आपका बनाया जाता है। तो जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। तो ये पॉलिसी आपकी, इसका ओरिजिन की बात करें, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है और कब होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब होती है। 1991 में, और 1991 में आपकी ऑफिशियली अनाउंस होती है, और 1992 से हम इस पे कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इसका ईयर 1991-92 आपका माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि 1991 में दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आया था। उस समय क्या होता है, जो कोल्ड वॉर था यानी शीत युद्ध था आपका, जो कि 1945 से चल रहा था, और जिसमें कि पूरे जो दुनिया है आपके 2 ब्लॉक्स में डिवाइड थी। एक तरफ था सोवियत रशिया, जो कि आपका जो साम्यवादी जो विचारधारा है, कम्युनिज्म, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरी ओर था यूएसए यानी अमेरिका, जो पूंजीवाद, लोकतंत्र, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इन दोनों के बीच एक विचारधारा का युद्ध चलता है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर कि कौन दुनिया में शासन करना चाहेगा। तो ये आपका बहुत लंबा समय 1945 से 1991। तो 1991 में तब खत्म होता है जब आपका सोवियत रशिया का विघटन हो जाता है, 15 पार्ट इसके होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है 1991 में, जब शीत युद्ध का अंत होता है और सोवियत रशिया का विघटन। आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि हम दोनों चीजों को फॉलो करते हैं, पूंजीवाद के गुणों को भी यानी कैपिटलिज्म के जो गुण होते हैं, इसके अलावा आपके जो आपका समाजवादी मॉडल के जो गुण होते हैं, उन दोनों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में हम लेके चलते हैं। तो हमारा जो मॉडल था वो सबसे ज्यादा टिल्टेड था, किसकी तरफ झुकाव था उसका, सोवियत रशिया की तरफ, यानी सोवियत संघ की तरफ काफी झुका हुआ था, क्योंकि हम उनकी पंचवर्षीय जो मॉडल है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको फॉलो करते थे, क्योंकि ये सोवियत रशिया में ही सबसे पहले आई थी। उसके बाद इंडिया ने इसको फॉलो किया। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को हम फॉलो करते थे। यहाँ पे
सब कुछ आपका सरकार के हाथ में होता था भारत में। तो जैसे ही सोवियत रशिया की जो मॉडल है वो आपका फेल हो जाता है, तो भारत पे भी इसका प्रभाव काफी पड़ता है। हमारे देश में आपका एलपीजी क्राइसिस यानी जो आर्थिक संकट, बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस आता है वो आ जाता है। तो इस कारण से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आपके आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हम अपने देश में क्या करते हैं, एलपीजी रिफॉर्म करते हैं। तो अब हमने क्या किया, अपने देश में एलपीजी रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो नीति है उसको भी अपने देश में मतलब शुरू कर दिया। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू कर दिया। आईएमएफ ने जो बोला था कि आप अपने देश में 2 तरह के रिफॉर्म कीजिए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म एंड 2 टाइप के रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो उन्हीं के समय आपकी लुकीस्ट पॉलिसी आती है, जिस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो उसी समय एलपीजी रिफॉर्म भी हमारे देश में आते हैं। तो अब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को आपका खोल दिया था, तो हमें एक नई बाजार की आपकी क्या आवश्यकता पड़ती है, और हम आपका एक मार्केट ढूंढ रहे थे। तो इस कारण से हमने बोला कि सबसे पहले हम कहाँ ढूंढेंगे वो मार्केट, अपने ईस्ट में यानी पूर्व में हम उन मार्केट को खोजने की बात करेंगे, जो जिसको कि आपका एशियन टाइगर्स भी इन देशों को कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इन देशों के साथ अपना जो मुख्य रूप से आर्थिक एकीकरण, व्यापार संबंध, आसियान जो देश है उनके साथ मतलब इन्वेस्टमेंट वो हमारे देश में करेंगे, उनको आकर्षित करना शुरू किया। तो ये इस कारण से हमने इस नीति को लाया था कि हमारे देश में जब आर्थिक संकट आता है तो उसके बाद हमें एक नए बाजार की मतलब आवश्यकता होती है, जिससे कि अन्य देश हमारे देश में निवेश कर सके। तो इसके लिए आपकी ये पॉलिसी अपनाई जाती है। तो पहले जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाते हैं तो वहां पे केवल जो ध्यान था केवल आपका किस पे दिया जाता था, केवल व्यापार तक सीमित था, केवल आपका ट्रेड रिलेशन, अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक संबंधों पे इसका दायरा था केवल, यानी इसका दायरा बहुत संकीर्ण था, केवल व्यापार तक ही आपका सीमित था। सुरक्षा, सिक्योरिटी, रणनीतिक साझेदारी का यहाँ पे अभाव माना जाता था। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया, क्षेत्रीय अनदेखी की, भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र की काफी उपेक्षा की, काफी लंबे समय तक हमने केवल एक ही ध्यान दिया कि ये देश हमारे देश में क्या करें, निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, और हमारा इनके साथ क्या हो, व्यापार संबंध मजबूत हो, जिससे कि हम आपका अपनी अर्थव्यवस्था को आगे मतलब बढ़ा सके और अमीर बन सके। इस तरह से हमारा पहले लक्ष्य था जब आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी आई, पूर्व की ओर देखो नीति। बाद में क्या होता है, 2014 में हमारी जो नई सरकार आती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके द्वारा एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी प्रथम पड़ोस की नीति लाई जाती है 2014 में। फिर आपने जो स्वेरिंग सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह है, वहां पे सार्क कंट्रीज को इनवाइट करते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं कि हमें पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, अपने पड़ोस से शुरू करना चाहिए, अपने संबंधों को मजबूत बनाना है। तो ये अपने पड़ोस से शुरू करना चाहते थे, लेकिन क्या होता है 2016 में पाकिस्तान के द्वारा इंडिया पे अटैक किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे अटैक शुरू हो जाते हैं आपके। तो इस कारण से सार्क जो है आपका फेल हो जाता है, सार्क अच्छे से काम नहीं करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीमस्टेक जैसी नीति के बारे में, बीमस्टेक जैसी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक संगठन है आपका बीमस्टेक। तो बीमस्टेक पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जो कि आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों को साथ लेकर आपका चलता है। यहाँ पे दक्षिण एशिया के देश भी शामिल है बीमस्टेक में, और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी शामिल है, जिसमें कि मेजरली जो कंट्रीज है आपकी थाईलैंड और म्यांमार देश इसमें शामिल है। इसके अलावा एक ट्राइलेटरल जो हाईवे है यहाँ पे आपका बन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बीमस्टेक पे हम ध्यान देना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो गोल है वो भी पूरा हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी म्यांमार गए हुए थे किसकी समिट में, आसियान शिखर सम्मेलन में, और ईस्ट एशिया की समिट भी होती है आपके यहाँ पे। तो वहीं से उन्होंने लॉन्च किया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उन्होंने बोला था कि अब हमें केवल पूर्व की ओर देखना नहीं, बल्कि क्या करना है, आपका एक्ट करना है, एक्शन करना है, काम करना है। तो देखने से कार्रवाई करने तक का रणनीतिक
रणनीति और चीन की जो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये नीति आपकी लाई जाती है। एक्टिवली सभी देश आपका इसमें जुटते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की तुलना की बात करें कि जो आपका जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें क्या अंतर आपका पाया जाता है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपकी 2014 में आपकी आई थी और भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ मानी जाती है। और यहाँ पे हम दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान कंट्रीज हो गई और जो अन्य देश है आपके जापान, सिंगापुर, इन देशों पे काफी फोकस करते हैं। यहाँ पे हम मतलब आर्थिक संबंधों की भी बात करते हैं, रणनीतिक संबंधों की बात करते हैं, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की बात करते हैं और सक्रिय भागीदारी पे जोर देते हैं किसमें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो इन दोनों में ये अंतर है। आपका लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आती है, पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। आर्थिक उदारीकरण के बाद ये पॉलिसी आती है क्योंकि हमें एक नई मार्केट की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है और हम एक बाजार खोज रहे थे जो कि आसियान कंट्रीज यहाँ पे हमें मिलता है। और इसके बाद बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये बोलती है कि हमें अब देखना बंद करना है, हमें अब क्या करना है, एक्ट करना है, काम करना है। हमें अब इनके साथ केवल आर्थिक संबंध पे आगे नहीं बढ़ना है बल्कि रणनीतिक संबंध यानी जो आपके स्ट्रैटेजिक जो रिलेशन है उनको मजबूत करना है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करनी है इन देशों के साथ और सिक्योरिटी को लेकर आपका आगे बढ़ना है। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना है। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसका दायरा जो था काफी संकीर्ण था, काफी नैरो था, काफी छोटा था। केवल आपका व्यापार तक ये संबंध सीमित थे, केवल आर्थिक संबंध तक। हम बोलते थे कि ये देश हमारे देश में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, हम इनके देश में इन्वेस्टमेंट करें, हमें एक नया मार्केट चाहिए। लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका दायरा बहुत बड़ा है, वहां पे व्यापक दायरा है, हर क्षेत्र में कार्य करने की बात करते हैं। फिर सतर्क जुड़ाव की बात करें तो दृष्टिकोण इसका सतर्क जुड़ाव है किसका, लुक ईस्ट का। लेकिन जो एक्ट ईस्ट का था उसका क्या है, एक्टिवली आपको मतलब इसकी अप्रोच है और रणनीतिक रूप से जुड़ना है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करती है। और यहाँ पे केवल दक्षिण पूर्व एशिया के देश आपके शामिल थे, लेकिन यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशिया, जापान, आपका दक्षिण कोरिया जैसे कंट्रीज है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इसका इम्पोर्टेंट आपका क्षेत्र है। तो इसका केवल एक क्षेत्र था, इसके 3 क्षेत्र है आपके। और यहाँ पे पूर्वी उत्तर पूर्व पे काफी फोकस नहीं किया गया था किसमें, लुक ईस्ट पॉलिसी में। लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमने अपने जो अपना पूर्वी जो कंट्रीज है भारत की उस पर फोकस करना शुरू किया। तो ये था आपके इन दोनों के बारे में मेजर डिफरेंस। तो यहाँ पे हम जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो 4C की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्षमता निर्माण। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू इनके साथ रिलेशन को मजबूत करते हैं। संस्कृति यानी अपनी कल्चर का, अपनी संस्कृति को आपस में शेयर करते हैं, अंतर सांस्कृतिक संबंध आपके स्थापित करते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी करते हैं यानी जैसे कि IMT जो हाईवे है उसके थ्रू, कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू। इसके अलावा सिपवे पोर्ट भारत म्यांमार में अपना डेवलप कर रहा है इसके थ्रू। तो मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका कनेक्टिविटी करते हैं, बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं किनके साथ, जो भारत के पूर्व में स्थित जो देश है जिसमें आसियान कंट्रीज, जिसमें पूर्वी मतलब एशिया के देश शामिल है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक की कंट्रीज आपकी शामिल है। और वाणिज्य यानी द्वितीय जो द्विपक्षीय व्यापार होता है उस पे भी काफी फोकस आपका करते हैं। तो अब हम केवल डायलॉग नहीं बल्कि इनके साथ क्या करेंगे, सक्रिय रूप से जुड़ाव रखेंगे। ये थी आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो कनेक्टिविटी की बात करें कि उत्तर पूर्व के लिए जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आपका एक प्रवेश द्वार कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण योजनाएं यानी भारत म्यांमार थाईलैंड एक त्रिपक्षीय आपका राजमार्ग का विकास यहाँ पे किया जा रहा है जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट से यानी इंडिया से होके, कहाँ से, म्यांमार से होके आपका थाईलैंड तक जाता है, जिसको आप IMT हाईवे कहते हैं, IMT हाईवे। इसके अलावा आपका मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, मैकोंग एक नदी है जो आपकी चाइना से निकलती है, लेकिन चीन इसका मेंबर्स नहीं है, चीन इसमें उसकी कोई भी भागीदारी नहीं है। तो उसमें है महत्वपूर्ण कुछ देश जैसे कि भारत हो गया, आपका वियतनाम हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज उसमें है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट
आपका प्रोजेक्ट माना जाता है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को लेके। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कलादान एक नदी है म्यांमार में। इसके अलावा सिटवे पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा इंडिया आपका इन देशों में डेवलप कर रहा है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से पूर्व की ओर प्रवेश द्वार प्रशस्त करना इस नीति का आपका उद्देश्य था। किसका? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि पहले लुकीज पॉलिसी थी। 2014 में हमने उसका नाम चेंज किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका रणनीतिक रूप से हमने चाइना को काउंटर बैलेंस करना है, तो उसके लिए आपको पता होगा कि क्वाड नाम से एक संगठन है, जो कि आपका 2017 में बनाया गया था। 2007 में इसका आइडिया दिया था शिंजो आबे ने, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो 2017 में इसकी समिट होती है यूएस में। तो इसमें 4 कंट्रीज है, भारत हो गया आपका, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ अमेरिका इधर की साइड से, तो इधर आपका जापान हो गया। अगर हम इस मैप पे देखें तो इधर आपका पश्चिम में अमेरिका, यहाँ पे मतलब वेस्ट में, फिर इधर आपका जापान, फिर इधर आपका ऑस्ट्रेलिया और इधर आपका इंडिया। तो इधर इंडिया, तो यहाँ पे हम इन चारों को लेके काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजीय संगठन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इन देशों में एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, जो कि चीन को काउंटर बैलेंस उसका इंडो पैसिफिक में प्रभाव सीमित करने के लिए बनाई गई है। क्वाड नाम से संगठन, जिसका इस साल समिट इंडिया में होना है। और यहाँ पे आसान से परे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग करना है। समुद्री सुरक्षा पे मतलब फोकस करना है। चीन के बढ़ते प्रभाव को आपका संतुलित करना है। दक्षिण चीन सागर में जो तनाव है, जो 9 डैश लाइन है, आपको पता होगा कि चाइना बोलता है कि जो आपका फिलीपींस है उसका आधा पार्ट हमारा है। इस तरह से वियतनाम के साथ, लाओस के साथ उसके काफी डिस्प्यूट आके चलते रहते हैं दक्षिण चीन सागर में। तो भारत एक्ट ईस्ट एंड एक्शन प्लान, भारत और जापान को लेके भी आपको पता होगा कि जापान एक इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, जो कि आपका उसके साथ हमारे जो रिलेशन है काफी इम्पोर्टेंट है। इन पे भी हम फोकस दे रहे हैं एक्ट ईस्ट नीति के थ्रू। तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है आपका बुलेट ट्रेन, इसके अलावा आपका निवेश की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, तो 2011 में CEPE यानी एक सेपा आपका जापान के साथ हुआ था। इसके अलावा 2021 में हमने जापान के साथ आपका FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था आपका 11 साल के बाद। पहले सेपा किया, फिर आपका FTA किया। तो यहाँ पे जापान की बात करें तो जापान के साथ हमारी मालाबार एक्सरसाइज है, जो कि क्वाड कंट्रीज की है, जिसमें आपका 4 कंट्रीज है। तो ये शुरू की थी अमेरिका और भारत ने 1992 में। तो बाद में आपका इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। तो इसको आप मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज के नाम से आपका जाना जाता है। हर साल आपकी ये होती है। इसके अलावा जेमैक्स नाम से एक एक्सरसाइज है जापान के साथ। वहां पे जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है, आपको पता होगा कि जापान के पास कोई भी सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। यूएस उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, अमेरिका। तो वहां पे उनकी एक अलग सी फोर्स है। तो उनके साथ हमारी धर्म गार्जियन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और जेमैक्स हो गई, सिन्यू मैत्री हो गई, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिवाइज करते हैं, लुकीज पॉलिसी मूल रूप से किस वर्ष आपकी लॉन्च की गई थी? तो सोवियत संघ के पतन और भारत में आर्थिक संकट के बाद 1991 में ये पॉलिसी आपकी आई थी, जिससे कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ एकीकरण की प्रक्रिया हम शुरू कर सके, हम एक नया बाजार आपका खोज सके। फिर आता है जो 4C है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में आपका यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसमें संस्कृति है, वाणिज्य है, कनेक्टिविटी है और कैपेसिटी बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी 4C इसके है। फिर आपका आता है एक्ट ईस्ट ने आसियान से परे भारत का ध्यान का विस्तार किस क्षेत्र? तो एक्ट ईस्ट ने आपका अमेरिका हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इन देशों पे भी फोकस करने का काम किया। तो इंडो पैसिफिक में हमने चीन के बढ़ते प्रभाव को क्या करना है? सीमित करना है, उसको मतलब काउंटर बैलेंस करना है। इसके अलावा बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किस क्षेत्र को पूर्व की ओर प्रवेश द्वार आपका माना जाता है? तो पूर्व का प्रवेश द्वार किसको माना जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, जो कि एक महत्वपूर्ण
मतलब क्षेत्र है जो कि अन्य देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी को आपका बनाता है, चाहे वो आपका आसियान कंट्रीज हो, चाहे अन्य जो कंट्रीज है इनके साथ। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट इसको माना। धर्म गार्जियन, सिनियू मैत्री, जेमैक्स, ये एक्सरसाइज किसके साथ है? तो ये आपकी जापान के साथ है, अमेरिका के साथ भी। इंडिया की बहुत सारी एक्सरसाइज है जैसे कि टाइगर ट्रायम्फ हो गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की डायरी में मुख्य, तो लुक ईस्ट में हमने जो था ध्यान केवल आर्थिक क्षेत्र पे ध्यान दिया था, लेकिन एक्ट ईस्ट में हमने आर्थिक, रणनीतिक, सुरक्षा हर क्षेत्र को यहाँ पे फोकस किया गया था। तो ये इसके बारे में था। तो लुक ईस्ट पॉलिसी आपकी 1991 में आई थी, एक्ट ईस्ट 2014 में आपकी आई थी, और यहाँ पे 4C आपके काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आपके माने जाते हैं। तो जानते हैं और इसके बारे में रिवाइज करते हैं एक बार कि हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हमने बात की थी लुक ईस्ट पॉलिसी की, जो कि इम्पोर्टेंट एक फॉरेन पॉलिसी मानी जाती है भारत की। एंड यहाँ पे 1991 में ये आती है, पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और हम किस देशों के साथ आपका फोकस करना चाहते थे? ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जो कि भारत के पूर्व में जितनी भी कंट्रीज आपकी स्थित है। और यहाँ पे इकोनॉमिक फेज इसका इम्पोर्टेंट था, स्ट्रैटेजिक फेज आपका काफी इम्पोर्टेंट था। उतना आपका हमने केवल व्यापार पे यहाँ पे फोकस किया था। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट माने जाते हैं, जैसे कि आसियान कंट्रीज के साथ बात करें तो 1992 में भारत इसका सेक्टोरल पार्टनर बनता है। इसके अलावा रीजनल फोरम का मेंबर्स बनता है 1995 में, और 1992 में आपका ARF आसियान रीजनल फोरम की स्थापना होती है। उसके बाद फुल डायलॉग पार्टनर बनता है 1996। फिर आता है सबमिट लेबर पार्टनर 2002 में आपका बनता है, और फिर ईस्ट एशिया जो सबमिट है उसको ज्वाइन करता है भारत का 2005 में, जो कि आसियान शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आपकी होती है। यहाँ पे इंडिया को आपका इनवाइट किया जाता है। फिर भारत का आसियान के साथ FTA होता है, जो केवल गुड्स को लेके आपका होता है 2010 में। फिर 2014 में जाके आपका सर्विस को लेके यहाँ पे FTA होता है। फिर सेपा बाद में होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लुक ईस्ट पॉलिसी बाद में आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आपका चेंज हो जाती है। तो ये था आपका लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। कुछ और जानते हैं अभी। आप जानते हैं कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, कि हमने लुक ईस्ट को चेंज किया कब? 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो यहाँ पे इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? इनहांस कनेक्टिविटी, बूस्ट करना ट्रेड को, स्ट्रेंथन करना जो टाइज है उनको, और यहाँ पे डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज पे आपका काफी ध्यान। जो लुक ईस्ट थी आपकी, इसमें केवल किस पे दिया गया था? इकोनॉमी पे। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर दी थी। तो यहाँ पे नेबरहुड कंट्रीज, ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन, इस सब को हमने इंक्लूड कर दी। तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, जैसे जापान के साथ बुलेट ट्रेन का जो आपका योजना, जो परियोजना भी चल रही है उसको लेके संबंध है, उसको लेके हमें अपने देश में भी आपका बुलेट ट्रेन लानी है, ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाना है, जियोपॉलिटिक इन्फ्लुएंस को कम करना है। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। तो आज की वीडियो में हमने इन दो पॉलिसी के बारे में देखा कि लुक ईस्ट पॉलिसी आपकी कब आई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों आई, कि कोल्ड वॉर का एंड होता है, कोलैप्स होता है USSR, हमें एक नई मार्केट की आवश्यकता थी जो कि हमें आसियान कंट्रीज के साथ आपका मिल सकता था। तो इसलिए हमने उनके साथ संबंधों को मजबूत करना शुरू किया। फिर आपका इन दोनों में क्या अंतर है, तो बाद में हमने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया था, और यहाँ पे लुक ईस्ट में जो पैसिव इकोनॉमिक फ्लो मतलब पेस था, उसको हमने प्रोएक्टिव, स्ट्रैटेजिक, फास्ट एक्शन आपका किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी आपकी मानी जाती है इंडिया। फिर हमने देखा कि बिम्स्टेक एक संगठन है जो कि जिसमें कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों देशों के सदस्य आपके है। तो ये जो संगठन है हमारे जो पूर्व के देशों के साथ जो रिलेशन है उसको मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, और बहुत सारी कंट्रीज इसमें इसकी मेंबर्स आपकी है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एक संगठन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।